संकलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। क्या है पैकिंग एफिशिएंसी? तो पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था क्लोज पैकिंग के बारे में कि ठोस के जो अवयवी कण हैं, जो भी ठोस के अवयवी कण हैं, वे सभी इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे, इनके फेस के सेंटर पार्ट पे या फिर इस पूरे क्यूब के सेंटर में उपस्थित होते हैं। इनके आधार पर वर्गीकरण के बारे में भी हमने पढ़ा था। अब यह संकुलन क्षमता क्या है ये देखिए। इसके अगर हम एक फेस को लें ऐसे, तो क्लोज पैकिंग के अकॉर्डिंग ये सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से मिनिमम दूरी पे जुड़े होंगे। यहाँ पे इन सबके जुड़ाव के पश्चात भी यहाँ आपको इंटरमॉलिक्यूलर वैकेंसी दिख रहा है, यहाँ पे वाइड दिख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज आपको मालूम मिला कि ये सभी जो अवयवी घटक हैं ये इस फेस को तो कवर किए हुए हैं, लेकिन कवर करने के पश्चात भी इसमें कुछ वैकेंसी, कुछ वाइड्स बच जा रहा है। तो संकुलन क्षमता क्या है, अब यहाँ फोकस करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या है। ये जो अवयवी कण हैं सभी यूनिट सेल के कॉर्नर पर या उनके फेस के सेंटर पे, वो क्या करते हैं, यूनिट सेल के आयतन को कवर करते हैं, यूनिट सेल के आयतन को घेरते हैं, और इनके घेरने के पश्चात भी क्या होता है, कुछ वैकेंसी छूट जाता है। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे संकुलन क्षमता को? इन अवयवी कणों के द्वारा, अवयवी कणों के द्वारा घन के स्थान को घेरने की जो क्षमता है, अर्थात ये घन के कितने स्थान को घेर पाने में सक्षम है, इसी को संकुलन क्षमता कहते हैं। क्या हो रहा है, अवयवी कणों के द्वारा घन के स्थान को घेरने की क्षमता को ही संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता इसका मैथमेटिक कंसेप्ट है या मैथमेटिकल फार्मूला है। संकुलन क्षमता बराबर होता है अवयवी कणों द्वारा घेरा गया स्थान बटे घन का आयतन। अब इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, अवयवी कण हमने पीछे बताया था लिमिट्स और क्लोज पैकिंग में कि जो अवयवी कण हैं इनका आकार ठोस गोले के रूप में होता है। तो ये ठोस गोले स्थान घेर रहे हैं, इनका कुछ वैल्यूम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वैल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन घन का आयतन, अर्थात वैल्यूम ऑफ क्यूब। अतः संकुलन क्षमता का ये जो फार्मूला हो गया वो क्या हो गया, गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान या अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया स्थान बटा घन का आयतन। तो इस फार्मूले से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी क्यूब में उपस्थित अवयवी कणों के द्वारा स्थान घेरने की क्षमता को संकुलन क्षमता कहते हैं। अब हमने यूनिट सेल में 4 भाग पढ़े थे, सामान्य, साधारण या आध एकक कोष्ठिका, और केंद्रीय एकक कोष्ठिका में 3 भाग, फलक केंद्रीय, अंतः केंद्रीय व अंत्य केंद्रीय। उन सब में अब हम देखेंगे कि साधारण में अवयवी कण कितने स्थान को घेर रहे हैं, अंतः में अवयवी कण कितने स्थान को घेर रहे हैं, और फलक में अवयवी कण कितने स्थान को घेर रहे हैं। अर्थात सभी यूनिट सेल में हम अवयवी कणों के द्वारा घेरे गए स्थान का, अर्थात संकुलन क्षमता का कैलकुलेशन करेंगे कि कितना स्थान घेर रहे हैं और कितना इसमें वाइड्स बच रहा है। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको खासकर बायो वाले बच्चे हैं जो, उनके लिए कुछ फार्मूलाज, कुछ वैल्यू याद करना है। जैसे कुछ फार्मूला याद करना है, जैसे कि v स्क्वायर गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब, √3 का मान आएगा, √2 का मान आएगा, और यहाँ पाई का मान ज्यादा आएगा। मतलब इन सब का मान आपको याद रहेगा तो आसानी से हम संकुलन क्षमता निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 जानते हैं, डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.141, √2 का वैल्यू होता है 1.414, √3 का वैल्यू होता है 1.732,
और गोले के आयतन का फार्मूला है 4/3πr³। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि साधारण एकक कोशिका जो है उस साधारण एकक कोशिका में संकुलन क्षमता क्या होता है, अर्थात साधारण एकक कोशिका में अवयवी कण घन के कितने भाग को घेरते हैं। तो पहला चीज हमारा जो आधे यूनिट सेल है, आध एकक कोशिका, प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसे सिंपल क्यूब भी बोलते हैं। तो इसके संरचना के बारे में बताया गया था कि ऐसा यूनिट सेल जिसके केवल कॉर्नर पे ही अवयवी कण उपस्थित हो, यहाँ पे कॉर्नर रिप्रेजेंट कर दिया गया। यहां से हम इसके एक फेस को ले रहे हैं और इस फेस में एक्चुअल में अवयवी घटक ऐसे जुड़े हुए हैं, सभी एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पे। यहां देखिए ये क्या है, ये इस घन की भुजा आर्म ए है। सिमिलर ऐसे ही ये भी घन की भुजा आर्म ए है। अब ए पे फोकस करिए, ए कैसे बना है। इस ए पे आपको इन दोनों गोलों का रेडियस दिखेगा, एक इस गोले के केंद्र से इस पर पे डाला गया, एक आर यहाँ और इस गोले का एक आर यहाँ। अतः आपका ए हो गया 2r के इक्वल, ए इक्वल टू 2r, या यहां से r का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा a/2, a/2। r और a में रिलेशन मिल गया हमें, a इक्वल टू 2r और r इक्वल टू a/2। अब इस सिंपल यूनिट सेल में हम संकुलन क्षमता का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे, फार्मूला दिया गया था v स्फीयर अपॉन v क्यूब। इसी फार्मूले को पुट कर देंगे। अवयवी घटकों की संख्या में निकाला गया था कि एकक कोशिका में अवयवी घटकों का जो रोल है वो एक का होता है। तो यहाँ पे रोल एक का है तो एक लिखिए, ना लिखिए, साइलेंटली छुपा रहता है वो। यहाँ v स्क्वायर का फार्मूला यहाँ से लिख देंगे 4/3πr³ अपॉन घन का आयतन होता है भुजा का a³। अब यहाँ से a का मान रखिए या फिर r का मान रखिए, जो भी मान रखेंगे आपका आंसर सिमिलर आएगा। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, r का मान रख रहे हैं। क्या होगा 4/3π, r का मान क्या है, r का मान है a/2, r का मान हो गया a/2, r का होल क्यूब, तो यहाँ पे क्या होगा a/3 का होल क्यूब अपन नीचे क्या है a³। आगे क्या करेंगे, ये आपका 4/3 इंटू पाई का मान 3.141, आगे इंटू a³ ए का होल क्यूब अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्या हुआ a/3 a³ अपॉन 8 और नीचे है आपका a³ से a³ कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल, 2 टाइम में क्या बच रहा है यहाँ पे, यहाँ बच रहा है आपका ऊपर 3.141 और नीचे 3 इंटू 2, ये हो गया आपका 3.141 अपॉन 3 इंटू 2 यानी कि 6। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.52। ये है संकुलन क्षमता का वैल्यू भी प्राप्त हो गया। ये है संकुलन क्षमता का मान 0.52। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक और चीज पढ़ना है, प्रतिशत संकुलन क्षमता। प्रतिशत संकुलन क्षमता क्या होता है, प्रतिशत संकुलन क्षमता यानी कि संकुलन क्षमता इंटू 100 गुणे 100, संकुलन क्षमता गुणे 100 को प्रतिशत संकुलन क्षमता कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम प्रतिशत संकुलन क्षमता का मान निकालना है। प्रतिशत संकुलन
संकुलन क्षमता इक्वल टू क्या हो जाएगा, आया संकुलन क्षमता का वैल्यू आपका 0.52 इंटू 100 इक्वल टू 52%। अर्थात आप एकक कोशिका में ये जो अवयवी कण हैं इस क्यूब के 52% भाग को कवर करेंगे और इसमें परसेंटेज ऑफ बाइट्स हो जाएगा, अर्थात रिक्तिकाओं का जो परसेंटेज है ये हो जाएगा 100 माइनस 52 इक्वल टू 48%। मतलब अवयवी कण 52% भाग को घेरेंगे और जो खाली स्थान बच रहा है उस खाली स्थान का परसेंटेज सिंपल इंटीग्रेशन में 48% होता है। आगे हम पढ़ेंगे केंद्रीय एकक कोशिका में फलक और बॉडी यूनिट के बारे में। दूसरा हम ले रहे हैं क्या, फलक केंद्रीय एकक फलक केंद्रीय एकक कोशिका या एफसीसी को सीसीबी भी बोलते हैं। इसकी संरचना कैसी है? फलक केंद्रीय एकक कोशिका के बारे में बताया गया था कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें सभी कोनों के साथ सभी फलकों के केंद्र में, एफसीसी क्या है, सभी फलकों के साथ सभी कोनों के साथ सभी फलकों के केंद्र में यदि अवयवी कण विद्यमान हो तो इस प्रकार से बने हुए यूनिट सेल को हम फलक केंद्रीय एकक कोशिका या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसके फिर से एक फलक को निकालें तो इस फलक का एक पार्ट हमने क्या किया, बाहर कर लिया, इसके सेंटर में एक गोला और कार्नर पे ऐसे सभी गोले एक दूसरे को टच किए हुए। यहाँ पे ये पार्ट क्या है आपका, ये है घन का क्यूब का एक भुजा RA और यहाँ से अगर हम इस का डायगोनल ले लें तो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ABC, त्रिभुज बन रहा है ABC। यहाँ पे आप पाओगे A इक्वल टू 2R है, इक्वल टू 2R है, लेकिन यहाँ पे AC इक्वल टू क्या है, AC इक्वल टू क्या है, एक इस गोले का रेडियस, दूसरा इस गोले का रेडियस और तीसरा यहाँ पे एक गोले से पूरा निकल के जा रहा है, यानी कि यहाँ पे एक पूरा 2R है। तो AC इक्वल टू आपका 1R प्लस R प्लस 2R इक्वल टू 4R है। AC 4R से गुणा होगा। अगर हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दें, चूंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे ABC में, ये क्या है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पाइथागोरस लगा दें तो क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर या AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। या देखिए AB भी A है और BC भी A है, दोनों 2R से बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें AB का मान A और BC का मान A तो क्या प्राप्त होता है, ये देखिए AC इक्वल टू अंडर रूट AB का मान A का स्क्वायर प्लस BC का मान भी A का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, यहाँ 1 यहाँ 1 यानी कि 2A स्क्वायर, तो ये हो गया AC, यहाँ से A स्क्वायर काम करके बाहर कर लेंगे, हो जाएगा A और अंडर रूट 2, 1 जोड़े क्या हो गया, अंडर रूट 2। अर्थात AC का मान हो गया क्या, A रूट 2 और AC का एक और मान प्राप्त है क्या, 4R, यानी कि AC इक्वल टू 4R या A रूट 2 बाई A रूट 2 इक्वल टू 4R। यहाँ से अगर हम A का मान निकालें तो A का मान क्या होगा, 4R बाई रूट 2। ये अधिकांशतः हर परीक्षाओं में ऐसे A और R में संबंध पूछे जाते हैं, BCC, FCC और सेंटर का, सिंपल का। R का मान भी यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। R का मान क्या होगा, अगर हम R का मान याद करें तो R का मान प्राप्त होगा आपका A रूट
2/4। अब जिस प्रकार से सिंपल यूनिट सेल में a का मान अथवा r का मान रख के आप निकाल सकते हो, वैसे ही इसका यहाँ भी हम a अथवा r का मान रख के FCC में उपस्थित अवयवी कणों द्वारा घेरे गए स्थान का कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम a का मान रख के कर रहे हैं, आप लोग घर पे r का मान रख के भी कैलकुलेट करिएगा। यहां से अब आ रहे हैं संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिनिटी पे। फार्मूला क्या है? v स्फीयर अपॉन v क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये इक्वल टू हो जाएगा क्या? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहाँ हमने बताया था कि FCC में अवयवी कणों के द्वारा जो अवयवी घटकों का जो रोल है, योगदान है, वो 4 का होता है। तो 4 × 4/3 अवयवी कणों का योगदान 4 का, इसलिए 4। v स्फीयर गोले का आयतन क्या हो गया? 4/3 πr³ अपॉन v क्यूब। v क्यूब का मान क्या है? v क्यूब का मान होता है आपका a क्यूब। a का मान यहाँ पे रख रहे हैं, पीछे याद रखे थे। a का मान रखिए, क्या होगा? 4 × 4/3, पाई का मान भी रख रहे हैं 3.141 × r³ अपॉन a का मान रखे हैं, तो a का मान क्या? 4r अपॉन √2 का होल क्यूब। आगे क्या होगा? इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 × 4 = 60, 60/3 × 3.141 × r का होल क्यूब अपॉन ये 4 का क्यूब हो जाएगा आपका 64, r³ 4 का 64 और r³ का r³ अपॉन ये क्या है? 2 रूट का होल क्यूब, यानी कि √2 × √2 ये √2 और ये 2 × √2 हो जाएगा क्या आपका? 2√2। इससे ये कट गया 4 टाइम में, इससे ये कट गया 2 टाइम में, r से r कैंसिल, क्या बच रहा है ऊपर आपका? 3.141/3 इंटू ये। आगे देखिए क्या बच रहा है ऊपर? 3.141 और नीचे का ये जो पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा इंटू √2 अपॉन यहाँ क्या बच रहा है? 3 × 2 यानी कि 6 डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। 3 × 2 यानी क्या हो जाएगा? सीधे से डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, हो जाएगा आपका 6। यहाँ पे √2 का वैल्यू रखेंगे, √2 का वैल्यू रखेंगे, वहां पे दिया है 3.141, क्या होगा आगे आपका 3.141 इंटू √2 का वैल्यू होता है 1.414 अपॉन 6। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.74। अब हमने बताया है कि संकुलन क्षमता के बाद आपको कैलकुलेट करना है क्या? परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिनिटी, प्रतिशत संकुलन क्षमता। तो प्रतिशत संकुलन क्षमता के लिए क्या करेंगे? 0.74 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 74%। इसका मतलब कि FCC में जो अवयवी कण है वो क्यूब का 74% पार्ट कवर करेंगे और नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ वाइट्स ज्ञात करने के लिए 100 - 74 कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ वाइट्स ज्ञात हो जाएंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे कि BCC या अंतः केंद्रीय एकक कोशिका में रोल क्या होगा, रोल क्या होगा।
आगे पढ़ना है बीसीसी या अंतः केंद्रीय एकक कोशिका में अवयवी कणों के योगदान के बारे में। तो बीसीसी में बताया गया था कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ घन के केंद्र में उपस्थित हो, सभी कोनों के साथ साथ घन के केंद्र में उपस्थित हो। तो यहाँ पे हमने एफसीसी में पाया एक फलक का विकर्ण, जैसे कि ये हो गया क्या, इस फलक का विकर्ण, ये फलक का विकर्ण, और दूसरा एक होगा घन का विकर्ण। तो इस फलक को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, ये क्या हो गया, इस फलक का विकर्ण, और इस कर्ण से इस कर्ण को मिला रहे हैं तो ये क्या होगा, घन का विकर्ण। दो विकर्ण मिल रहे हैं, एक इस फेस का, इस फलक का विकर्ण, और पूरा इस घन का एक विकर्ण, दो विकर्ण मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल को अगर हम बाहर कर रहे हैं तो ये एक ऐसा ट्रायंगल मिलेगा हमें, ये है ए बी सी, ये हो गया ए बी सी। इसमें बीसीसी में क्या है, ये जो ए बी है ये यह घन का भुजा है, और ये जो बीसी है ये इस यहाँ पे एक फलक का विकर्ण है। तो ये ए बी हो गया क्या, इस घन का भुजा ए, बीसी क्या है, बीसी है इसका फलक, बीसी है फलक विकर्ण, फलक विकर्ण, और फलक विकर्ण का मान पिछले एफसीसी में हमने ज्ञात किया था, इस बीसी का मान है a√2, ये दोनों मान हमें ज्ञात हैं। अब इन दोनों मान से हम AC का मान कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से पाइथागोरस लगा दीजिए, इस ट्राइंगल संपूर्ण त्रिभुज है ये, तो ऐसे बनाएंगे, ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AC इक्वल टू अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वैल्यू आपके सामने पुट करिए, होगा AC इक्वल टू AB का मान कितना, AB का मान है A और BC का मान है a√2। क्या होगा, AB का मान रख दिए A का स्क्वायर प्लस BC का मान रख दिए a√2 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे इसको, क्या होगा, AC इक्वल टू ये अंडर रूट ऐसे किए, अंडर रूट में A का स्क्वायर प्लस ये A स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, ऐसे √2 का स्क्वायर यहाँ पे कर रहे हैं। जब अंडर√2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब है √2 इंटू √2 यानी कि 2। तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 कर रहे हैं, A स्क्वायर इंटू 2 हो गया। अब ये देखिए, ये इस A स्क्वायर के पास 1 साइलेंट है, ये 1 और ये 2 हो गया कितना, 3। तो AC इक्वल टू A स्क्वायर को कॉमन करके बाहर कर लेंगे, बाहर करेंगे तो स्क्वायर रूट हटेगा, स्क्वायर हट जाएगा, A और √2 में क्या बच गया, 1 और ये 2, 1 घन 2 यानी कि 3। तो AC का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, a√3। अब a√3 में यहाँ देखिए, ये a√3 यहाँ कैसे बना है, एक गोला यहाँ और एक घन के विकर्ण में, अर्थात ये जो घन का विकर्ण है ये ऐसे है, इसे आगे कर दे रहे हैं, ऐसे है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक R है इस गोले की त्रिज्या, ये दूसरा R है इस गोले की त्रिज्या, और यहाँ पे 2R है, अर्थात AC जो है ये 4R के मिलने से बना हुआ है, AC 4R के मिलने से बना हुआ है। तो a√3 इक्वल टू 4R, यहाँ से A का मान निकाल लेंगे, A का मान अगर निकालेंगे तो होगा A इक्वल टू 4R बाई √3, A इक्वल टू 4R बाई √3। अब यहाँ से आप चाहो तो R भी निकल जाएगा, जैसे कि हमने कहा कि A और R के बीच में संबंध ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। R भी अगर हम निकालें तो R का मान क्या होगा, R इक्वल टू 4 पक्षांतर कर देंगे, हो जाएगा a√3 बाई 4। तो
a√3/4। आगे a और r के बीच का रिलेशन ज्ञात हो गया। अब हम आगे ज्ञात करेंगे कि इस अंतः केंद्रीय एकक कोशिका में अवयवी कण कितना स्थान घेरते हैं। तो वही फार्मूला पैकिंग इफिशियंसी का, संकुलन क्षमता का फार्मूला लगा देंगे। संकुलन क्षमता बराबर v स्फीयर अपॉन v क्यूब। सब कुछ प्राप्त है। ध्यान देने की चीज एक और ध्यान दीजिएगा, इसमें 20 सीसी में अवयवी कणों का जो योगदान है वो 2 का होता है। जैसे FCC में अवयवी कणों का योगदान 4 था तो 4 × 4/3 लिखे थे, ऐसे ही BCC में योगदान 2 का होता है, 2 × 4/3 πr³। इसका मतलब कि 2 गोले का हम स्फीयर निकाल रहे हैं, तो 2 × 4/3 πr³ अपॉन भुजा का क्यूब क्या हो गया 1। मान रखेंगे, r का मान रखिए या फिर a का मान रखिए, कुछ भी रखिए, आपकी मर्जी। एक हम कर रहे हैं, एक आपको करना है। क्या होगा 2 × 4/3 इंटू पाई का मान 3.141 इंटू r को ऐसे छोड़ रहे हैं, a का मान रख रहे हैं। r क्यूब हो गया अपॉन a का मान क्या दिया है 4r × √3 का होल क्यूब कर देंगे, a क्यूब है तो 4r अपॉन √3 का होल क्यूब। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 × 4 हो गया आपका 8/3 इंटू 3.141 इंटू r का होल क्यूब अपॉन 4 का होल क्यूब यानी कि 4 × 4 × 4 यानी कि 64 64 इंटू r का होल क्यूब अपॉन ये देखिए √3 का होल क्यूब, जैसे √2 का होल क्यूब था, √2 इंटू √2 इंटू √2 वैल्यू प्राप्त हुआ 2√2। ठीक ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, √3 का होल क्यूब यानी कि √3 इंटू √3 इंटू √3 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, सॉरी इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हो जाएगा 3 और ये 3 आपका √3 हो गया। तो √3 का मान क्या, √3 का होल क्यूब का मान क्या 3√3। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 64r क्यूब हो गया, नीचे 3√3 जो कॉमन है ऊपर नीचे काट दीजिए, 8 × 8 = 64। ये आपका 3 से ये 3 कट गया, r से r कट गया, क्या बच रहा है ऊपर बच रहा है 3.141 और नीचे बच रहा है क्या √3 8/√3। आगे के प्लस अब आगे चलते हैं। आगे क्या हो रहा है आपका 3.141 बच रहा है इक्वल टू 3.141 √3 ऊपर चला जाएगा, √3 का वैल्यू होता है 1.732, √3 का वैल्यू 1.732 अपॉन क्या बच रहा है नीचे देखिए 8, नीचे बचा 8। इसे जब सॉल्व करोगे तो आएगा 0.68। अब फिर परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिनिटी लगा दीजिए, संकुलन प्रतिशत संकुलन क्षमता, तो क्या होगा 0.68 इंटू 100 इक्वल टू 68%, अर्थात 20 सीसी में अवयवी कण घन का 68% भाग घेरते हैं और उसमें वॉइड्स का जो परसेंटेज निकालेंगे वो परसेंटेज ऑफ वॉइड्स, ये आप लोग करिएगा, परसेंटेज ऑफ वॉइड इक्वल टू हो जाएगा 100 - 68।